हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। उसकी भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी दोस्तों। तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोज़ देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारी YouTube चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 6वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 6, मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन वहाँ के लोग, यानी कि वहाँ के मूल निवासी जो लोग होते हैं, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वही माने जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो प्रकृति की देन कह रहे हैं कि प्रकृति की देन तब महत्वपूर्ण मानी जाती है जब वह वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी हो, है ना। यदि कोई वस्तु वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उपयोगी नहीं है, तो वो वस्तु कोई महत्व की नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये हो, समझा आपने। ठीक है, आगे कह रहे हैं, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वहाँ किसी भी क्षेत्र के, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ पर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं, तो उन चीज़ों को अपनी योग्यता से, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन में बदल लेते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, तो कोयला, वहाँ के लोग कोयले को खोद कर वहाँ पर उद्योगों में ले जाते हैं, उद्योगों से उद्योग चलाते हैं, उद्योगों से फिर वो मतलब अपनी जो कुछ भी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर लेते हैं। कोयले से मतलब अपना मतलब ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, कोयले से बिजली बना लेते हैं, है ना। तो वो मतलब एक, है ना, बिजली का फिर वो अनेक प्रकार से यूज करते हैं। तो ये हो गया। डीजल पेट्रोल कहीं पाया जाता है तो वहाँ पे लोग डीजल पेट्रोल मशीनों के द्वारा निकाल के, है ना, फिर उसमें उसका शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद उसको शुद्ध करके अन्य अन्य प्रकार की जो रसायन निकाल के अलग अलग करके उनका उपयोग करते हैं, है ना। उसी प्रकार से इस्पात वगैरह देख लीजिए आप, लोहा अयस्क वगैरह, इनका लोग उपयोग कर निकाल के खोदने के बाद उनका मतलब उनको शुद्ध किया जाता है। फिर उनको शुद्ध करके उनसे अपनी ज़रूरती जितनी जिस प्रकार की उपकरणों की ज़रूरत है, तो उस प्रकार के उपकरण बना के वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना। समझा आपने अच्छे से। आगे देखिए, इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। कह रहे हैं कि इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, है ना, और अन्य प्रकार के क्षेत्रों में, तो वो भी तो संसाधन ही है। यदि लोग ना हो तो वो संसाधन जो मतलब उपयोग किया जा रहा है वो कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मतलब का नहीं होगा, है ना। वो पड़ा ज़मीन में मतलब दब जाएगा या कुछ हो जाए उसका, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो पड़ा ज़मीन में पड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक उसको उठाकर कोई उसका मतलब उसका कोई निर्माण काम में नहीं उपयोग करेगा या उसका कोई यूज नहीं करेगा, उसका कोई दूसरा उपकरण नहीं बनाएगा, तब तक वो बेकार है ना। आगे देखिए, इस प्रकार कह रहे हैं, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो कह रहे हैं, स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, स्वस्थ और शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो जो लोग स्वस्थ होते हैं, शिक्षित होते हैं, अभिप्रेरित यानी कि मतलब थोड़े कौशल से मतलब भरे हुए होते हैं, है
है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विकास कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मैंने मतलब गेहूं का खेत देखा तो वहाँ से बाल टोली, मतलब उस बाल, मतलब एक नॉर्मल उदाहरण ले रहा हूँ, आप उसको ज़्यादा दिमाग में ना लें। गेहूं की बाल टोली मैंने उसको मतलब साफ़ किया, उसको पीसने के बाद उसको आटा बनाया, आटा बना के उसकी रोटी बनाई, रोटी बना के उसको बढ़िया सा अच्छे से वहीं कहीं मतलब कोई चीज़ पालक वगैरह कहीं लगी हुई है उसको तोड़ कर मैंने उसको मतलब अच्छे से सब्ज़ी वगैरह बना के थोड़ा बहुत मतलब ऐसी अपनी उसको मतलब खा लिया, ठीक है। कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, तो ये मतलब आवश्यकताओं की पूरा कर लिया ना, आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। और जैसे कि मुझे किसी पेड़ पर मुझे भूख लगी, किसी पेड़ पर आम कोई फल लगा हुआ है, मैं अगर कोशिश नहीं करूँगा तो मैं वो लगे रहेंगे फल, कोई फ़ायदा नहीं है ना। और मैं उस पर पेड़ पर चढ़ के या पेड़ को पत्थर से तोड़ कर किसी भी प्रकार से उस फल को तोड़ के अच्छे से साफ करके बढ़िया खा लूँगा तो मेरी भूख नहीं मिल जाएगी। तो ये आवश्यकताओं को पूरा करने वाला काम बता रहे। वैसे नॉर्मल मैं उदाहरण लेके बता देता हूँ ताकि आप भी उदाहरण लेना सीख जाएँ, है ना। आगे देखिए, ऐसे छोटे मोटे उदाहरण से क्या है दोस्तों, बातें थोड़ी बहुत समझ में आ जाती हैं, है ना। वैसे कोई मतलब स्पेशल उदाहरण मैं नहीं लेता, मुझे इतनी जल्दी दिमाग में आता भी नहीं है ना, क्या करूँ। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो कह रहे हैं अन्य संसाधनों की तरह अन्य मानव संसाधन विश्व में अन्य की जगहों पर समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है। क्या? तो वो मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलती रहती हैं। मानव की संख्या और लक्षण बदलती रहती हैं, क्यों? क्योंकि मानव हर जगह मतलब समान रूप से नहीं रहता। कहीं पर स्त्रियां ज़्यादा है, कहीं पर पुरुष ज़्यादा हैं, कहीं पर कम शिक्षित लोग हैं, कहीं पर बहुत शिक्षित लोग हैं, है ना, कहीं पर नॉर्मल हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि उनकी आयु, कहीं पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कहीं पर मतलब युवाओं की संख्या ज़्यादा है, कहीं पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फैक्टर काम करते हैं। आगे देखिए, इसको छोड़ देते हैं, ये बातें कर रहे हैं अपनी अपनी मतलब आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है? आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ये मंत्रालय है, ये एक डिपार्टमेंट है, इसका उपयोग मतलब सॉरी इसका निर्माण किया गया था। इसका मतलब इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1985 में, ठीक है। और क्यों किया गया था? तो मानव जो लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए दोबारा, क्या आप जानते हैं, ये दूसरा है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या था? तो 2016 से 2020 तक 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके मतलब उनकी स्किल में विकास करना था, ठीक है। आगे देखिए, इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योजना को प्रोत्साहित करना था, ठीक है, करना है। अभी भी चल रहा है वो 2021 में दोस्तों, वो मतलब उसका लक्ष्य शायद पूरा हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। कह रहे हैं कि भूपृष्ठ पर, जमीन पर, धरती पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं ना, जिस प्रकार लोग रहते हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि जनसंख्या का प्रतिरूप, ये आप सब जानते हैं जनसंख्या का प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यानी कि जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं, ठीक है। घनत्व या प्रतिरूप की है, लेकिन घनत्व ऐसा होता है कि कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है, तो उसको उसको इसके हिसाब से दर्शाया जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है ना, यहाँ पर जनसंख्या कम है तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। लेकिन प्रति मतलब कह रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि हाँ, क्या कह रहे थे कि जनसंख्या प्रतिरूप कहती हैं, ठीक है।
तो प्रतिरूप वही है कि जनसंख्या का मतलब जो ग्राफ कह सकते हैं कि, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। देखिए दोस्तों कि विश्व की 90% जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की 90% जनसंख्या धरती के मात्र 30% हिस्से पर रहती है। अब देखिए कितना मतलब एक चौंकाने वाला तत्व है। बाकी 70% भाग पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, जंगल हैं, है ना। और क्या सोच सकते हैं आप, खेत खलियान हैं, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं दोस्तों, तो और भी आप फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करें, ठीक है। हाँ, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कह रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण, जो जनसंख्या का वितरण है ना, ये असमान है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, आप जानते ही हैं। वहीं बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या और अधिक होती है ना। और जो महानगर होते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना, यहाँ पर जनसंख्या और अधिक होती है। तो ये मतलब बता रहे हैं, ठीक है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहीं कहीं, रेगिस्तानी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, इनमें यहाँ पर कम होती है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। आगे देखिए, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। घने यानी कि बहुत जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों में, विरल यानी कि वहाँ पर जनसंख्या कम है ना। तो ये सब बातें आप जानते ही हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो ये दोस्तों ये जो क्षेत्र बता रहे हैं ये अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो किन क्षेत्रों में जनसंख्या का कम मतलब अनुपात है, तो देखिए, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांश यानी कि अक्षांश रेखा होती है ना धरती पर, जो लाइन है वहाँ उनके उच्च अक्षांश बोल रहे हैं कि मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाएंगी तो वहाँ जनसंख्या आपको कम मिलेगी, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं आप देख लें, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च पर्वत यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया वहाँ पर भी लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं कम होती हैं और आए दिन मौसम का प्रभाव पड़ता है ना, सर्दी गर्मी, तेज़ हवाएं, और भी संसाधनों को मतलब संसाधनों की पहुँच नहीं हो संसाधनों तक उनकी, ठीक है। तो इस वजह से, और कह रहे हैं विषुवतीय जो वन होती है ना, घनी वन, जैसे कि आप ब्राज़ील की घनी जंगल देख लीजिए ऐसी, ठीक है। हमारी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जो है ना 7 सिस्टर्स बोलते हैं जिनको। तो 7 सिस्टर्स के आप स्टेटों के नाम दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताएं कौन कौन सी, आपको अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर हम बता ही देंगे, ठीक है। बस पूछना आप कमेंट में कि हाई 7 सिस्टर्सों के नाम बताइए तो मैं हम बता देंगे, ठीक है। यदि आप बता सके तो मतलब बताने की कोशिश करें, कहीं से भी सर्च करें, कुछ भी करें। मैं ये चीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, मैं कुछ वो नहीं करता। आप सर्च करके बताएं कि कम से कम सर्च करेंगे तो उसके सारी आप और चीज़ें भी खोजेंगे, है ना दोस्तों। तो आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि आजकल एक लाइन का नॉलेज भी आपको मिल रहा है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाएगा, ठीक है। 1 लाइन का 2 लाइन का जितनी भी एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कंपटीशन के ज़माने में, है ना दोस्तों। आगे देखिए, कह रहे हैं कि विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवतीय वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। तो जो विषुवतीय रेखा है इसके दक्षिण की तुलना में उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। क्यों वहाँ पर जलवायु एक लोगों के अनुकूल है, वहाँ पर जलवायु अच्छी है, ठीक है, इसलिए। आगे देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो कह रहे हैं विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों पर रहते हैं। देखिए, एक तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों,
संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में भी ये जो मुख्य देश हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश जैसे कि चाइना है, हमारा भारत देश है, ठीक है, ठीक है, इनमें। और अफ्रीका के जो देश हैं यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखिए, विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व के 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं, बाकी अन्य देश जो हैं तो वहाँ पर 40% लोग रहते हैं, देखिए, है ना। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये जो देश बता रहे हैं 10 देश, इन देशों में लगभग हर देश में 10 करोड़ लोग रहते हैं। तो 10 दम 100 यानी कि 1 अरब जनसंख्या, तो 1 अरब से ज़्यादा ही हो जाएगी। वैसे तो एक एवरेज बता रहे हैं ना, ठीक है, तो 10 करोड़ से अधिक बोल रहे हैं ना, तो एवरेज हो गया। तो आगे देखिए, ये हो गया था, है ना, ये इसको देख लेते हैं। ये देखिए, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में महाद्वीप के अनुसार विश्व जनसंख्या, ठीक है, तो ये देख लीजिए, देख लें आप, पीला और ये थोड़ा भगवा है, हल्का लाल सा कह सकते इसको, और ये नीला हल्का बैगनी, और ये नीला, ठीक है, ये मतलब क्या है, देखिए इस यहाँ से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। एशिया में रहती हैं, ठीक है, यूरोप में रहती हैं, अफ्रीका में रहती हैं, और मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहती हैं, उत्तरी अमेरिका में रहती हैं, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहती हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं एक लोग मतलब बहुत ही कम ये ओशिनिया में रहती हैं, सबसे अधिक यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे ही आप समझने के, आपको समझाने के लिए बताया गया है। एक्टिविटीज़, ये क्रियाकलाप, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, ये बड़े देश हैं, ठीक है, ये 10 देशों की बात की जा रही थी। यहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है पूरे संपूर्ण विश्व की, ठीक है। देखिए, हाँ, देखिए, सबसे पहले चीन, ठीक है, फिर भारत मतलब चाइना को टक्कर दे रहा है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। यूएसए, इंडोनेशिया, ये भी घना बसा हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, ठीक है। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें, ठीक है। तो ये हो गया था। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कह रहे हैं कि भारत में लगभग 1 किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 लोग रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप समझ जाएं, 1 किलोमीटर चौड़ाई में, 1 किलोमीटर लंबाई वाली क्षेत्र में, है ना, लगभग 382 लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लोग रहते हैं, ठीक है। ये एवरेज है, अनुपात निकाल के बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या घनत्व निकालने का मतलब एक फार्मूला टाइप का, थोड़ी परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का औसतन जनसंख्या घनत्व, कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए, है ना। आगे देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो दक्षिण मध्य अमेरिका में, यानी वो एशिया में, सॉरी दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया कहाँ पड़ता है, तो यही मतलब हमारा भारत उसमें आ जाता है, चाइना आ जाता है, ठीक है। तो ये देश आ जाते हैं, और ठीक है। आगे इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में आ जाता है। तो पूर्वी एशिया कहाँ आता है, तो यही इंडोनेशिया है,
मलेशिया है, फिलीपींस हैं, ठीक है, ये देश आ जाते हैं। और वही, हाँ, यही चित्र बता रहे हैं। आगे देखिए, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, पढ़ लें, ठीक है। आगे देखिए, ये क्रियाकलाप को भी छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत वीडियो बड़ी करने में मतलब कर देते हैं, इसकी वजह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कारक देख लेते हैं। भौगोलिक कारक स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। तो भौगोलिक कारक क्या देखिए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाली भौगोलिक कारक को दिखते हैं, या कह सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कारक, जिसमें भौगोलिक कारक और कारक देख लेते हैं, ठीक है। मतलब देख ही रहे हैं क्या है, स्थल आकृति को दिखती है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। आप ही दोस्तों देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में आप अधिक समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ से पर्वतों से अन्य प्रकार के संसाधन हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आजकल दोस्तों सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं आती हैं। मौसम का प्रभाव पड़ता है ना, भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, पानी का मतलब पर्याप्त उपलब्ध ना होना, है ना, आने जाने में समस्याएं, ठीक है ये। और मैदानी क्षेत्रों में हर प्रकार की सुविधा मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे भी देखिए, हमारे देश में गंगा जमुना का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और गोदावरी कावेरी वाला क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। यानी कि नदियों के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पाई जाती है जनसंख्या, ठीक है। अब नदियों के आसपास जो बीहड़ होता है, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं है ना। आगे देखिए, और मैदानी क्षेत्रों में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं, लोगों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ पर अधिक लोग पाए जाते हैं, ठीक है। खैर आगे देखिए, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। तो जो गंगा का मैदान है ना दोस्तों, ये विश्व का सबसे अधिक घने बसे क्षेत्रों में मतलब आता है ना। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसी पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र बता रहे हैं, एंडीज, आल्प्स और हिमालय, ये क्षेत्र, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। मैंने बताया ना, वही संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, आने जाने में समस्याएं आती हैं, रहने की दिक्कत होती है, घर बनाने में मतलब समस्याएं आती हैं ना, और मौसम का प्रभाव, भूस्खलन जैसी समस्याएं, ठीक है, इसी वजह से। आगे देखिए, हाँ, जलवायु क्यों कैसी प्रभावित करती है। देखिए, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। तो जो लोग होते हैं, ये किन क्षेत्रों में रहने से बचते हैं, देखिए, तो चरम जलवायु यानी कि अत्यधिक गर्म जलवायु, ठीक है, उच्च तापमान वाली जलवायु में रहने की इससे बचते हैं। और कह रहे हैं कि अत्यधिक ठंडी जलवायु, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पर भी रहने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अधिक ठंड पड़ेगी ना, तो मतलब बहुत समस्याएं हो जाती हैं। जैसे साइबेरिया क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए, और इसी प्रकार गर्म जलवायु की बता रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, गर्म जलवायु को आप जैसे समझ सकते हैं, सहारा रेगिस्तान वगैरह है ना, यहाँ पर भी लोग बहुत कम रहते हैं, आदिवासी टाइप की जो रहते हैं, वही भले रह सकें, ठीक है। फिर आदत पड़ जाती है, मैं ये भी मानता हूँ, है ना। आगे देखिए, हाँ, रूस के ध्रुवीय जैसे क्या कह रहे हैं, ठंडी, अत्यधिक ठंडी जैसी सहारा मरुस्थल, ये गर्म हो गया। रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, ठीक है। ये इन क्षेत्रों में लोग रहने से बचते हैं। आगे देखिए, मृदा भी दोस्तों लोगों को प्रभाव रहने के लिए पर्याप्त मतलब स्थिति मुहैया कराती है, ठीक है। देखिए, मृदा कैसे मतलब लोगों को रहने के लिए मतलब उपयुक्त वातावरण में स्थिति पैदा करती है, देख लेते हैं। देखिए, उपजाऊ मृदाएं किसी के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं, है ना, ये वजह हो गई प्रमुख। क्योंकि उपजाऊ मृदा होगी तो वहाँ पर लोग अधिक रहेंगे, क्योंकि भाई उपजाऊ मृदा में अधिक से अधिक फसल पैदा करेंगे, है ना। और फिर फसलों पर लोग डिपेंड इसलिए रहते हैं कि खाना पीना उसी से होगा, है ना। आगे देखिए, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगसी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो कह रहे हैं कि नदियों मतलब ये जो नदियों के क्षेत्र है ना, ये अधिक उपजाऊ होते हैं, इसीलिए लोग
नदियों वाली क्षेत्रों में रहती हैं, और नदी अगर अधिक उपजाऊ क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है कि अच्छी मृदा होगी, और मृदा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा भी लोगों को के रहने के लिए मतलब उपयुक्त स्थिति पैदा करती है ना। अब देखिए जल 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 कैसे लोगों को ये अपने मतलब विशेष प्रकार के क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर करता है या उनको स्थिति पैदा करता है। ठीक है, देखिए लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। लवणीय जल यानी कि शुद्ध पीने वाला जल जिसमें लवण की मात्रा ना हो, है ना। लवण यानी कि कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है ना, अधिक NaCl है, नमक वगैरह ये पाए जाते हैं ना। ये क्या है मतलब लोगों को मतलब ये अगर जिस जल में ये खनिज पदार्थ मिले होंगे ना वो जल पीने लायक नहीं होता, है ना। तो उससे लोगों को भी मतलब समस्या हो जाती हैं। ठीक है, बीमारियाँ भी हो सकती हैं। आगे देखिए, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ बसे क्षेत्र हैं। कह रहे हैं कि विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं। तो नदी घाटियों में क्यों लोग रहते हैं? क्योंकि भाई नदियों का जल अच्छा होता है पीने लायक। ठीक है, और वहाँ की आसपास की भूमि होती है उपजाऊ होती है। नदियों से लोगों को अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जैसे मछली है, और नौकाओं से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाकर अपनी मतलब आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। और भी वजह होती है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी वजह हो सकती है। आप सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन देखिए कल्पना है, करने को क्या है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से बाहर होती हैं, मैंने इसलिए बोला। ठीक है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। कह रहे हैं कि जबकि मरुस्थल जो होते हैं ना वे विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए खनिज किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लोगों के रहने के स्थान को प्रभावित किस प्रकार करती हैं। तो ऐसे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। तो कह रहे हैं खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र जो होते हैं ना, जहाँ पर खनिज निक्षेप यानी खनिजों के भंडार होते हैं, वहाँ पर लोग क्यों अधिक रहते हैं? तो देखिए इसलिए रहते हैं दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। क्यों, क्या होता है दोस्तों, इन क्षेत्रों में लोग खनिज संसाधन जिन क्षेत्रों में अधिक होते हैं वहाँ पर लोग इसलिए रहते हैं कि वहाँ से खनिज संसाधनों को खोद कर उनका मतलब अपने लिए उपयोग करके अधिक से अधिक मतलब धन कमा सकते हैं। फैक्ट्रियों में उनसे अन्य प्रकार की चीज़ें बना सकती हैं। ठीक है, उनसे फिर व्यापार वगैरह चलती हैं। ठीक है, इसलिए, और व्यापार से क्या आता है? पैसा आएगा तो फिर लोगों की लाइफ स्टाइल बदलेगी, है ना। और फिर जो इंसान है अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करता है उन चीज़ों से। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक देख लेते हैं लोगों को रहने के लिए। ठीक है, क्यों ज़रूरी है। आर्थिक कारक देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये लोगों को क्या प्रदान करता है? तो रोजगार, है ना। रोजगार किस लिए? क्यों? औद्योगिक क्षेत्रों में मतलब जो लोग काम करते हैं तो उनको रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, और रोजगार से उनको पैसा मिलता है है ना। फिर वो पैसे से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, खाना पीना जो भी है। ठीक है, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई 2 घनी बसी क्षेत्र हैं। ये मतलब विश्व का एक उदाहरण दे दिया, और अपने भारत का भी एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, आगे देखिए सांस्कृतिक कारक। देखिए सांस्कृतिक कारक में क्या है? देखिए धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाली जो स्थान होते हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करते हैं? कि मान के चलिए कि आप किसी धर्म से संबंधित हैं, कि हम मान के चलिए आप कोई भी धर्म ले लीजिए आप अपना, जो भी आपका धर्म है। तो जिन क्षेत्रों में आपका वो धर्म के मंदिर वगैरह होंगी, है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह जो भी है ना, अपनी आपकी आस्था के स्थल होंगे, तो आप उन क्षेत्रों के आसपास रहना पसंद करेंगे कि हम आए दिन अपने त्योहारों पर उन क्षेत्रों में जाकर अपने भगवान को मतलब याद करेंगे, पूजा जो भी कुछ करना है, पूजा आराधना मतलब उनको याद करेंगे अपने ईश्वर को। ठीक है, और अपने त्योहारों पर मतलब उन क्षेत्रों में जाकर अपने उन स्थलों पर जाकर अपनी त्यौहार मनाएंगे, है ना। और भी चीज़ें होती हैं। सांस्कृतिक महत्व यानी कि हम वहाँ पर आप जिन क्षेत्रों में लोग अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े होते हैं उन क्षेत्रों को लोग छोड़कर जाना नहीं चाहते, है ना। देखिए आकर्षित करते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हो गया। बनारस, वाराणसी, यरूशलेम,
और बेटिंगन सिटी इसकी कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। ठीक है, बनारस हमारा भारत का उदाहरण दे दिया, और यरूशलेम और बेटिंगन सिटी ये विश्व का उदाहरण दे दिया गया। ठीक है, और देखिए सामाजिक कारक देख लेते हैं। सामाजिक कारक ये क्या है, तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, भारत का उदाहरण दे दिया गया है पुणे। ठीक है, तो अच्छी आवास, पुणे अच्छा इलाका है, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, वैसे और भी भारत में और भी क्षेत्र थे, लेकिन पुणे पता नहीं क्यों दे दिया। खैर, तो ये क्या है, अच्छा आवास है। ठीक है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा है, स्वास्थ्य भी अच्छा उपलब्ध होता है वहाँ पर, है ना, और समस्याओं को नहीं देखना पड़ता, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसलिए कोई भी एक उदाहरण लेकर बता देते हैं, इसलिए उन्होंने पुणे का उदाहरण ले लिया। वैसे हमारे देश में और भी अन्य स्थान है जहाँ पर ये सब अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, खैर को हमको क्या है, कोई भी उदाहरण देकर बता दें वो। ठीक है, शब्दावली, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं। यह उन वर्गों की संख्या है, यह उन वर्षों की संख्या है, सॉरी वर्गों नहीं, वर्षों की, जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ठीक है, औसत व्यक्तियों की जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन, तो जनसंख्या परिवर्तन को देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। तो जनसंख्या परिवर्तन से क्या आशा है, तो आशा ये है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, मतलब एक साल में लोगों की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक साल में लोग, जैसे अभी देख लीजिए कोरोना की वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि हमारे देश में बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो ये एक जनसंख्या परिवर्तन का मैंने उदाहरण दे दिया। ठीक है, या कोई अन्य आपदा आ जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ से वो लोगों को मतलब पलायन करना पड़ता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग मतलब क्या, हाँ ये दो फैक्टर काम करते हैं, पलायन करना या फिर लोगों की मृत्यु होना। ठीक है, तो ये मतलब जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। या फिर किसी क्षेत्र में अधिक जो जन्म दर है अधिक हो जाती है, उच्च जन्म दर हो जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाली कारक है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन की कारक है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती। कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों कि विश्व की आज 2000 मतलब 21 की बात चल रही है, 21 में जनसंख्या पूरे विश्व की 1,01,01,000 है। एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आप इसको मतलब वैसे ना लेकर कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे 1,01,01,00,000 मतलब विश्व की तो जनसंख्या बहुत हो जाएगी, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे 100 मान लो तो कौन सा फ़र्क पड़ रहा है ना। ठीक है, तो इतनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक साल बाद भी इतनी ही रहे, है ना, तो ये नहीं होता। या मतलब कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 9 अरब है या 7 अरब है, 7 अरब ठीक है पर्याप्त, 7 अरब 7 करोड़ 7,07,100 जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि एक अगले साल यही जनसंख्या रहे, नहीं, परिवर्तन या तो मतलब बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। 90 से 95% चांस ये रहते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, कोरोना जैसी आपदाएं आ जाती हैं, उसकी वजह से भले ही जनसंख्या कम हो जाए, फिर भी मतलब बढ़ ही जाती है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 99% जनसंख्या बढ़ती है, घटती नहीं है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यह कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ठीक है, हम आगे देख लेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है, जनसंख्या बढ़ती क्यों है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों कि लोगों की मृत्यु और जन्म दर में जो फ़र्क होता है उसकी वजह से। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, तो मृत्यु हो रही है, जन्म दर भी जन्म भी हो रहा है बच्चों का, मृत्यु भी हो रही है। भाई इतनी बड़े पैमाने पर लोग मरते नहीं हैं। ठीक है, जब जिस पैमाने पर लोगों का बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, तो इसलिए होता है।
हालांकि कोरोना जैसी आपदाओं की वजह से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व की जनगणना अगर होगी तो हो सकता है कि बढ़ जाए जनसंख्या, ठीक है, वो सॉरी घट जाए, लेकिन ऐसा मतलब बहुत कम चांस हैं, ठीक है। 1% चांस मान सकते हैं कि बड़े घटेगी जनसंख्या, लेकिन अब खैर क्या हो सकता है, पता नहीं जहाँ बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। कह रहे हैं कि मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो कह रहे हैं कि 1800 से पहले बच्चे जन्म बहुत लेते थे, लेकिन तभी तो मतलब देखते हैं आपकी बहुत सी लोगों की 8-8 बच्चे हो जाते हैं, है ना। जितने भी बड़े महापुरुष हैं वो कहते हैं कि अपनी महापुरुष मतलब अपने माँ बाप की 8वीं संतान थी, 14वीं संतान थी, 10वीं संतान थी, 12वीं संतान थी, 9वीं संतान थी, ऐसे कहते ना। तो पहले बच्चों का जन्म होता था, बचते नहीं थे, है ना, इसलिए, ठीक है। तो 1800 से पहले की, ठीक है। उसके बाद तो क्या हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी ना, सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, टीके लगने लगे, विभिन्न प्रकार के जो टीके होते हैं ना बीमारियों की, उनकी वजह से मतलब बीमारियां वो नहीं गिर पाती थी, बच्चे बच जाते थे, ठीक है। फिर भी लोगों को डर लगता था, तो फिर भी वो मतलब चाहते थे कि अधिक से अधिक बच्चे हों, ताकि वो मतलब अधिक से अधिक नहीं, ऐसे नहीं 50 हो नहीं कम से कम 4, 6, 8, 10 है ना, ऐसे। तो एक मतलब 2-4 बच्चे कभी मतलब ख़त्म भी हो सकते हैं आपदाओं से, बीमारियों से, ठीक है। तो कम से कम उनका मतलब जो है एक वंश चलने की एक प्रथा होती थी उस समय, लोगों की मेंटली होती थी, आज भी है कहीं कहीं, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है। खैर आगे देखिए, तो ये हो गया था, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, मैंने बताया ना। तो बीमारियाँ होती थी, तो बीमारियों की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो उचित स्वास्थ्य सुविधा मौजूद नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। इसलिए सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता था कि भाई मान के चलिए उस समय युद्ध में दुनिया लगी हुई थी, और बीमारियां अनाप शनाप थी, लोगों को मतलब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी नहीं थी, है ना, स्वास्थ्य की नहीं थी, खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, है ना। भारत गुलाम था, हमारा भारत की अगर बात की जाए तो ये गुलाम था ब्रिटेन का और अन्य देशों का भी, ठीक है, फ्रांस और ये पुर्तगाल वगैरह इन देशों का, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से ये जितने भी मतलब खाद्य संसाधन होते थे वो ये अपने देशों में ले जाते थे, इसलिए मतलब खाने पीने की भोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम नहीं था, है ना। तो इसलिए सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता नहीं थी, ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जो किसान वर्ग था उस समय दोस्तों, तो ये सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाता था। किसान एक तो कर में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ उनकी ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता था अनाजों का, ठीक है। और तीसरी वजह ब्रिटेन जैसे देश मतलब वहाँ से जो भी पैदा होता था वो ले जाती थी, ठीक है। और भी समस्याएं हो सकती हैं, आप देख लें, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, हाँ, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, ठीक है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। देखिए आज 7 अरब है जनसंख्या, 7 अरब प्लस में होगी दोस्तों, 7 अरब प्लस ही होगी जनसंख्या, है ना। उस समय 1800 में, आज से लगभग 200 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 220 साल पहले, 220 साल पहले कितनी थी, तो 220 या 200 मतलब 17 या 16 कह सकते हैं, ठीक है, जो भी हो, लगभग 220 ही एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या थी जनसंख्या, तो 1 अरब, ठीक है। जनगणना वगैरह हुई होगी या कुछ और वजह होगी, उन्होंने किस हिसाब से मतलब बता दिया, पता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। देखिए 150 वर्षों में कितनी हो गई, तो
2 अरब बढ़ गई थी जनसंख्या, है ना दोस्तों। ये मतलब एक फैक्टर बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। ऐसा मतलब एक हो सकता है एवरेज बता रहे हों, या हो सकता है कि उन्होंने अपनी आंकड़े इकट्ठे किए हों, है ना। तो ये इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहती हैं। देखिए 150 सालों में जो 2 अरब जनसंख्या बढ़ी, इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, है ना, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। अगली 1999 30 वर्षों की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। अब देखिए दोस्तों 150 सालों में 2 अरब बढ़ी थी, और वहीं लगभग 30 सालों में ये जनसंख्या दोगुनी हो गई, यानी कि 6 अरब हो गई, है ना, 1999 में, ठीक है। आगे देखिए, इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। इस वृद्धि का कारण क्या था? तो वही है, औषधियाँ, मतलब खाद्य आपूर्ति की पूर्ति होने लगी, लोगों को खाना पीना की उपलब्धता होने लगी, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके उपलब्ध होने लगी, है ना। अब लोगों की मृत्यु कम होने लगी, बच्चे कम बचपन में जो मर जाते थे छोटे में, वो नहीं मरते थे, ठीक है। तो इस वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं और खाद्य आपूर्ति की वजह से लोगों की जनसंख्या वृद्धि में, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही, और कह रहे हैं जन्म दर, जो बच्चों के जन्म दर थी, जो जन्म दर क्या कैसे कह सकते हैं, वो बहुत, मतलब लोग बाग बहुत 4 5 5 6 बच्चे पैदा करते थे ना, आज भी करते हैं, ठीक है। तो ये जन्म दर बहुत अधिक रही। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई समुदाय की ओर हम उंगली नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, अगर कोई अपने ऊपर माइंड कर रहा है तो सॉरी। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि भाई अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके क्या मतलब एक अपने ही ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार सा होता है। क्योंकि अधिक बच्चे हो जाएंगे तो हम उनकी मतलब उनको पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन को अच्छा मतलब वातावरण नहीं दे पाते हैं ना। और इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, इसी वजह से बच्चे मतलब कम पढ़े लिखे हो पाते हैं। हो सकता है कहीं कहीं तो बच्चे बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अच्छा खाना पीना उपलब्ध नहीं करा पाते उनको, ठीक है। इस वजह से तो ये समस्याएं हैं ना। तो बच्चे दो ही अच्छी वो डायलॉग है ना, इसको मतलब आप सोच सकते हैं कि ये क्यों बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। क्या कह रहे हैं, जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है, ये तो होता ही है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। तो कह रहे हैं 1000 व्यक्तियों के बीच में कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से नापा जाता है जन्म दर, ठीक है। आगे देखिए, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मृतकों की जनसंख्या को देखा जाता है, इसी प्रकार जन्म मरने वालों को 1000 के मतलब आधार पर नापा जाता है, ठीक है। 1000 व्यक्तियों में 1000 व्यक्तियों के बीच में कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने बच्चों की मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में क्या कह रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, प्रवास, ठीक है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। तो प्राकृतिक कारक तो हैं, तो जन्म होना, मृत्यु होना, ये प्राकृतिक कारक है ना, इस पर किसी का मतलब बस नहीं चलता। बच्चों की मृत्यु हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक वजह हो सकती है, प्राकृतिक रीज़न है, प्राकृतिक कारक कह सकते हैं, ठीक है। और जन्म हो रहा है, ये भी तो प्राकृतिक कारक है। भाई आप अधिक दिमाग ना लगाएं दोस्तों, ठीक है। प्राकृतिक कारक है, ऐसे किसी का गला घोंट कर मार दिया जाए तो वो प्राकृतिक कारक नहीं होगा, ठीक है। अब वही जैसे कि मतलब बच्चे दिनों दिन अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी प्राकृतिक कारक नहीं है, ये भी मतलब एक मानव का हस्तक्षेप है इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी एक
देखा जाए तो प्राकृतिक कारक ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कह रहे हैं कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर, आप दोस्तों ये कहीं से फैक्ट बन गया ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन जैसे ही आएगा तो आप बहुत से लोग हैं बता नहीं पाएंगे कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। तो किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश में जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है, ठीक है, बच्चों का जन्म हो रहा है, बच्चों की मृत्यु हो रही है, उनके बीच के अंतर को, ठीक है, प्राकृतिक जन्म दर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 100 बच्चों ने जन्म लिया किसी देश में, बहुत छोटा सा एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, 100 बच्चों ने जन्म लिया और वहीं 30 या 40 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो जो 60 बचे, 60 या 70 बच्चे तो वो जन्म दर मानी जाएगी ना, तो उन्हें कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, ये 70 बच्चे प्राकृतिक वृद्धि दर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये देखिए क्या है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है भाई इतना लंबा, ये मिलियन, ठीक है, मिलियन, ये क्या है, खैर ये कोई फैक्टर दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं दोस्तों क्या कि 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन जनसंख्या थी। ठीक है, वहीं एक ईसा का जन्म, मतलब ईसा के जन्म के समय लगभग कह सकते हैं कि 170 मिलियन थी। वहीं 1000 BC में ऐसे हो गया 265 मिलियन, ये मतलब इस तरह से जनसंख्या बढ़ती गई। ठीक है, आज देख रहे हैं कि 8525 मिलियन कब हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लगभग 2025 में। ठीक है, विश्व जनसंख्या वृद्धि ये हो रहा है। खैर छोड़िए, इसको देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है, आज विश्व की जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। ठीक है, ये कुछ छोटा, इसको देख लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर से कम दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का एक समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना। ठीक है, ये पैमाने बताए जा रहे हैं, जनसंख्या का संतुलन इस प्रकार होता है। तो ये कुछ नहीं है खास, इसको यदि कह रहे हैं कि यदि जनसंख्या जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि कही जाएगी, और ये इधर बोल रहे हैं जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या जन्म दर का अधिक होगी तो जनसंख्या में कम कही जाएगी, और ये दोनों चीज़ें समान चलेंगी तो ये जनसंख्या स्थिर कही जाएगी। ठीक है, खैर आगे देख लीजिए। हाँ, प्रवास एक अन्य कारक है, कह रहे हैं प्रवास एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आधार में परिवर्तन होता है। तो प्रवास क्या है, प्रवास दूसरों लोगों का रहन सहन है ना वगैरह, ये चीज़ बता रहे हैं, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। आगे देखिए, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो लोग जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश पर आसानी से जा सकते हैं ना। आगे कह रहे हैं, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो उत्प्रवासी और अप्रवासी दोस्तों आप समझ गए ना, ये मतलब हिंदी शब्दावली है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ से फिर देख रहे हैं, प्रवास एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। ठीक है, ये जाती है जैसे कि हम ही जाती है, जैसे कि हम लोग जाते नहीं है इंसान लोग कि किसी को कनाडा पसंद है तो कनाडा में जाते हैं लोग, वहाँ बस जाते हैं ना, वहाँ की नागरिकता ले लेती हैं। किसी को अमेरिका पसंद है तो अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। किसी को चाइना पसंद है, चाइना तो कम ही लोगों को पसंद होगा मेरे ख्याल से। खैर, किसी को यूरोप पसंद है, यूरोप में जाके रहने लगते हैं, लंदन वगैरह। ठीक है, और
इस प्रकार से, ठीक है। आप और भी दोस्तों के देशों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जो आपको देश पसंद हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मतलब अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं अन्य देश में जाकर रहने लगें, आप अपने पसंद का देश चुन लें, ठीक है। आप वहाँ पर जाके रहने लगेंगे। हमसे कहें, कोई व्यक्ति कोई कहेगा मुझसे कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहूँगा दोस्तों। मेरा फेवरेट स्थान है और मैं भविष्य में जाना भी चाहूँगा वहाँ पर। नौकरी मेरी लग गई कभी तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, काफ़ी वक्त बिताऊँगा, हो सकता है नागरिकता भी ले लूँ, है हो सकता है तब, है ना। प्रॉपर नहीं अभी कह सकते हैं, है ना। सपना तो है, सपना तो है वहाँ पर जाना, वहाँ पर अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना। खैर आगे देखते हैं। तो यदि आप अपने क्षेत्र से, अपने देश को छोड़कर कहीं अन्य देश में जाकर रहने लगेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, ठीक है, उत्प्रवासी कहलाएंगे, ठीक है। और यदि क्या कह रहे हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जैसे कि मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि अमेरिका या चाइना या रसिया या फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह कहीं से भी कोई लोग आकर हमारे देश में आकर रहने लगेगा तो वो अप्रवासी कहलाएगा, ठीक है, अप्रवासी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा जनसंख्या वृद्धि है। तो इन देशों में मतलब आप्रवासी, इन देशों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप्रवासी की स्थिति पैदा होती है वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों की बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवासी के कारक जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जा रहा है। तो सूडान अफ्रीका का देश है दोस्तों एक। यहाँ के लोग क्या है, तो अपने देश से निकलकर बाहर अन्य देशों में जा रहे हैं। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या में कमी देखी जा रही है ना। तो ये हो गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य वृद्धि यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो उत्प्रवासी की वजह क्या है दोस्तों? तो उत्प्रवासी की वजह ये है दोस्तों कि जैसे कि हाँ, किसी क्षेत्र में लोग, अफ्रीका की सूडान बता रहे हैं, तो सूडान में लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, है ना। और भी अन्य समस्याएं हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं और अच्छे मतलब जो आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस वजह से हाँ, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। होता है, जैसे कि आज ही देख लीजिए क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो गांव को हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। जैसे कि आज के समय में लोग बाग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? गांव में अब खेतीबाड़ी में मतलब उतना मतलब सब कुछ पैदा नहीं होता और उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, धंधे रोजगार नहीं रहे हैं गाँव में, है ना। खेतियाँ भी हैं तो कहाँ पर खेतियों में उतना अधिक प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को प्राण पाने के लिए लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजगार के लिए, ठीक है। और आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, आधुनिक सुविधाएं जो हैं उनको मतलब लोग प्राप्त करने के लिए आते जाते हैं, मतलब जाते हैं गांव से, हालांकि जुड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए वो शहरों में जाते हैं, ठीक है। तो ये वजह है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, ठीक है। चित्र 6.5 देख लें, हम देखना है क्या है उसको, ये वैसे फैक्टर से बना देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, कह रहे हैं यद्यपि विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कह रहे हैं फिर भी सभी देशों में ये वृद्धि दर अनुभव नहीं की जा रही। अनुभव नहीं की जा रही, ये गलत बात लग रही है मुझे। क्यों नहीं अनुभव की जा रही भाई? अनुभव तो की जा रही है। क्यों अनुभव की जा रही है? देखिए तभी तो उनको लेकर आंकड़े इकट्ठे होते हैं, आंकड़े बताए जाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है ना। आगे देखिए, कुछ और वजह हो सकती है, उन्होंने लिखा होगा तो भाई मैं किसी की बात का इतना मतलब आलोचना करने का मतलब अधिकार नहीं रखता, है ना।
तथापि यहाँ तक तो हो गया था। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर जन्म दर अधिक है। ठीक है, आगे क्या करें, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों ही उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। कह रहे हैं कि हाल के समय में क्या हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से, सुधार की वजह से सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर यानी कि बच्चों की मृत्यु कम होने लगी है। ठीक, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ गई है। तो क्या होता है दोस्तों, भाई जैसे कहीं पर मतलब किसी क्षेत्र में बच्चे शुरुआत में मतलब थोड़े बहुत मर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी कर दी जाती है कि भाई जो बच्ची मर रही थी वो मरना तो बंद हो जाता है और उनकी मतलब जन्म दर बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, और ये केन्या वगैरह यहाँ तो शुरू से ही ऐसा है कि जन्म दर उच्च थी पहले से ही, और स्वास्थ्य सुविधा और अच्छी हो गई, इस वजह से वहाँ की जन्म दर और तेज़ हो गई है ना, और वृद्धि हो गई जनसंख्या में। आगे देखिए, अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो लंदन बता सकते हैं आप, लंदन में जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी इतनी अधिक नहीं है, तो जनसंख्या दर मंद है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, मतलब बहुत तेज़ी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है ना। आगे देखिए, ये देख लेते हैं ये मैप क्या है। प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर अति उच्च 3% या अधिक, उच्च 2 से 2.9%, आदर्श 1 से 1.9, निम्न यानी कि 0.9 या कम, 0 या हाफ है यानी कि। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीला नीला जो दिख रहा है ना, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या दर बहुत तेज़ी से अधिक ही, हमारे भारत का भी ये हिस्सा है। तो यहाँ पर भारत का नहीं कह सकते, हाँ भारत का ही है। तो इन क्षेत्र में आप जो नीला नीला देख रहे हैं ना, यहाँ पर जन्म दर बहुत तेज़ी से बच्चों की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है, यानी बच्चे जन्म बहुत तेज़ी से ले रहे हैं वैसा ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं मतलब जन्म दर अधिक है। ठीक है, बस ऐसे समझ जाएं आप। और फिर ये दूसरे नंबर पर ये लाल अफ्रीका के ये सारे देश हैं। अफ्रीका बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है जनसंख्या के मामले में, है ना। और फिर ये नेपाल, हमारे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान वगैरह है ये। और उसके बाद ये आदर्श हैं, ये अमेरिका का हिस्सा है, कुछ कुछ हिस्सा हमारा भारत का भी है। भारत हमारा आदर्श जन्म दर के मामले में देखा जाता है। ठीक है, हमारे भारत में जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, बिल्कुल एक ठीक तरह से चल रही है। ठीक है, ना ही कम ना ही अधिक। ठीक है, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं जितने भी देश, यूरोप के देश है ना, यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। ठीक है, इतनी तेज़ी से घट भी नहीं रही है, ठीक है, लेकिन घट रही है। ठीक है, जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। कह रहे कि किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अधिक अंतर नहीं पड़ता। क्यों? तो ये मैं मानता हूँ कि भाई ऐसा हो तो सकता नहीं है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है, महंगाई वगैरह होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं तो उनसे इस चीज़ को मैनेज करके रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घनी बसी देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। कह रहे कि जो बांग्लादेश और जापान को मतलब तुलना के रूप में देखा गया है, तो ये दोनों ही घनी बसी देश हैं। ठीक है, और फिर भी यहाँ पर लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। ठीक, तो ये उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि वहाँ की आर्थिक स्थिति को
आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो देखिए बांग्लादेश और जापान दोनों ले लिए गए हैं ना उदाहरण के लिए, और फिर देखा गया कि जापान में बांग्लादेश से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। फिर भी जापान कितना विकसित देश है, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग भी तो फिर वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मतलब मदद करते हैं। वहाँ के लोग भी तो आर्थिक स्थिति को सुधारने में हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप नहीं कह सकते, पार्टिसिपेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मायने रखती है। आगे देखिए, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि मानव संसाधन को एक संसाधन के रूप में देखने के लिए हमें उनके गुणों को समझना होगा और समझना जरूरी भी है। देखिए कैसे, लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये भिन्न क्यों होते हैं? तो लोग भिन्न तो होते ही हैं। कभी आपने अपने जैसा कोई इंसान देखा है? नहीं, आप यूनिक हैं दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई भी नहीं होगा। आप दुनिया में यूनिक हैं, मात्र एक हैं दोस्तों। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है। आप अपने ऊपर गर्व करें। कभी आपको कोई आपको डिमोटिवेट करता है, आपको ग्लानि भरी शब्द बोलता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो उससे कह सकते हैं आप, मैं यूनिक हूँ, आई एम यूनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है। अब लोग, हर इंसान अपनी अपनी यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता भाई। ऐसे जुड़वा वाला बात अलग हो जाता है, वो अफवाह है, हर किसी का कोई जुड़वा नहीं होता, ये सारी अफवाह होती है ना, लोगों को चूतिया बनाया जाता है। सॉरी फॉर यूज़ दिस वर्ड। आगे देखिए, सॉरी। तो क्या कह रहे हैं कि लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवस्थाओं और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। कह रहे हैं लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो जो जनसंख्या संगठन है ना, ये जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? तो इसलिए दर्शाता है क्योंकि इससे पता पड़ जाता है कि जनसंख्या का मतलब क्या, मतलब ग्राफ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, किस स्तर की जनसंख्या, मतलब मेल, फीमेल, बच्चे, वृद्ध, युवा, इनमें क्या, मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, ये कोई मायने वाली बात नहीं है, ये जो कॉलम्स में बने हुए शब्द हैं इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग से हैं, मैंने बोला कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगी हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या संगठन जो होता है ना, ये हमारी यह बात इस चीज़ को जानने में मदद करता है कि किसी भी जगह पर लोगों के बारे में जानकारी लेने में हमारी इस प्रकार मदद करता है कि वहाँ पर कितनी स्त्री पुरुष हैं, वे किस आयु वर्ग से हैं, उनकी कितनी आयु वगैरह है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, है ना, वे किस प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी काम धंधे रोजगार क्या है, उनसे उनकी क्या आय है, अधिक है, कम है कि मध्यम है, ठीक है। उनकी स्वास्थ्य दशाएं, सुविधाएं कैसी हैं, कम सुविधाएं उपलब्ध हैं, अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं या मीडियम है, ठीक है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि होती है। किसी भी देश में जनसंख्या को मतलब देखना या उसका अध्ययन करने के बारे में जो एक तरीका होता है, उसको एक रुचिकर विधि कहते हैं, ठीक है। रुचिकर विधि नहीं, एक रुचिकर विधि होती है जिसको क्या कहते हैं कि जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, ठीक है। जैसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। इसको आयु लिंग पिरामिड इसलिए कहते हैं कि आयु के आधार पर और उनके जो मेल फीमेल हैं उनके आधार पर उनको नापा जाता है, ठीक है, उनको देखा जाता है, या कह सकते हैं उनकी गणना की जाती है, ठीक है। एक जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है
कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के रूप में 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। ठीक है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो पिरामिड है इस प्रकार से दर्शाती है। ठीक है, कि मतलब कौन सा कैसा है ना सब। जनसंख्या पिरामिड का आधार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। तो जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो उस विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। ठीक है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाए गए हैं और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ठीक है, अभी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो ये पिरामिड है। ठीक है, आयु वर्ग और ये जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, प्रतिशत स्त्री पुरुष। ठीक है, तो इसको छोड़ देते, ये बातें कर रहे बच्चे। ठीक है, इसको खैर आगे देखिए। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों यानी कि 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो पिरामिड से आप पिरामिड को अच्छे से समझ लें, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर देख लें इसको। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। ठीक है, युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों की आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के वर्गों की मतलब श्रेणी बना दी गई है जिनमें उनको रखा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आयु के लोगों को। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं इसमें। आगे देखिए, एक देश का जनसंख्या पिरामिड उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। तो ये बता रहे हैं एक देश में जनसंख्या पिरामिड उसमें जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। शैशव काल में ही हो जाती है, शैशव नहीं, शैशव काल यानी बचपन में ही। ठीक है, शैशव अवस्था बहुत छोटी होती है, जिस बच्चा 1 साल का भी नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखिए। तो ये और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देख लेते हैं क्या है केन्या का पिरामिड। ठीक है, तो ये पिरामिड है। ये देखिए केन्या का पिरामिड दिखाया जा रहा है इधर 6.7। ठीक है, आगे देखिए, इसको देख लेते हैं। जिस देश में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, लोग शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहती हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, चित्र 6.8। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक हैं, जिसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो कह रहे हैं कि ये जो 6.8 नंबर का पिरामिड है, ये वाला, ये दिख रहा है, भारत का पिरामिड है। इसमें देखिए यहाँ पर युवा वर्ग बहुत अधिक है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, कम जनसंख्या वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। चित्र 6.9। घटी हुई मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या है, युवाओं की मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है तो बुरी मतलब वो है, लेकिन फिर भी अब एक स्थिति बेकार है तो है। मैं मतलब किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार हमारे इस देश में इतने युवा हैं और हमारा देश आज कहाँ होता। लेकिन क्या करें,
युवाओं को खुद ही नेताओं की ललो चप्पू करने से फुर्सत नहीं मिलती है, क्या करें, है ना। खैर आगे देखिए, हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है इन्हें योग्य एवं उत्साह उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत में अच्छे लोगों की, मतलब अच्छे युवाओं की मौजूदगी है और उन्हें कौशल रोजगार वगैरह, कौशल विकास किया जाए उनका, ताकि उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए और वो देश के निर्माण में, देश के मतलब विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है, तो ये हो रहा है। आगे देखिए, हाँ बस आगे कुछ नहीं है दोस्तों, जापान का पिरामिड हो गया, ये अभ्यास है, ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है दोस्तों, क्या करें। ठीक है, इतना पूरा हो गया ये अध्याय, मानव संसाधन अध्याय पूरा हो गया दोस्तों। और बस आप इतना इसको अच्छे से देखें, पढ़ें दोस्तों। अब हम आएंगे एनसीईआरटी कक्षा 9th भूगोल विषय पर। ठीक है, तो उसका वीडियो हम कल या परसों से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हमारा शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें प्लीज़। और हमारी वीडियोस को दोस्तों पूरा देखा करें, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में अच्छा नॉलेज ना हो, बाद में हो, है ना। हाँ, बहुत सा कंटेंट बाद में अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।